देखिए भैया, अगर बजाज फाइनेंस में 22 साल पहले अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज वो कम से कम 2 करोड़ होता। सेम आपका एमआरएफ के भी शेयर्स देख लो। 1990 में एक एमआरएफ का शेयर 5 रुपये था। अगर आप उस टाइम बस 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते एमआरएफ के शेयर्स पे तो आज उसका वैल्यूएशन 1.5 करोड़ होता। 1,000 रुपये छोड़ो, अगर आप 500 रुपये भी इन्वेस्ट किए होते तो आज उसका वैल्यू 80 लाख होता। तो ये है स्टॉक मार्केट का पोटेंशियल। अब ये ग्राफ देख के ये मत सोच लेना कि काश हमारे पिताजी शेयर्स पे पैसे लगाए होते तो आज मैं करोड़पति होता। ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें आप शायद करोड़ों रुपए भी लगाए होते तो उसका वैल्यू आज हजारों में होते। ये स्टॉक्स है ना, जितना फायदा दे सकता है उतना आपका नुकसान भी करा सकता है, पर उसके लिए आप टेंशन मत होइए। ये वीडियो पूरी देखें, आपको इतना सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि मेरी गारंटी है इस वीडियो के बाद आपका सारे बेसिक्स क्लियर होने वाले हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। इस वीडियो में आज हम बेसिकली 6 चीजों के ऊपर बात करेंगे। पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्या है शेयर मार्केट। दूसरा हम जानेंगे कि किस तरह से स्टॉक मार्केट काम करता है। तीसरा हम बात करेंगे कि आईपीओ और एक्सचेंज किसे कहते हैं। हाल ही में भी एलआईसी का आईपीओ आया था ना, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्यों शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लोग डरते हैं, क्या ये इतना ज्यादा रिस्की है, क्यों फिल्मों में घर वाले हमेशा बोलते रहते हैं कि शेयर मार्केट से दूर रहो, क्या इससे आपको दूर रहना चाहिए। ये सारा चीजें हम 4th पॉइंट में डिस्कस करेंगे। पांचवा हम जानेंगे कि क्या फर्क है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में, और सबसे आखिर में हम देखेंगे कि शेयर मार्केट आपको कितना रिटर्न दे सकती है। तो हे गाइस, मेरा नाम है चिन्मय और चलिए शुरू करते हैं आज का कॉन्वर्सेशन। सबसे पहले इस शेयर मार्केट होता क्या है, किसे कहते हैं स्टॉक मार्केट, और ये स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। देखिए, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट या फिर इक्विटी मार्केट, ये चारों का एक ही मतलब होता है। ये वो बाजार है दोस्तों जहां पे आप किसी कंपनी का शेयर या फिर ओनरशिप का कुछ परसेंटेज खरीदते हो या फिर बेचते हो। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से ये पूरा स्टॉक मार्केट को आज समझते हैं। मान लीजिए आपका एक दोस्त है सुमित, जो बहुत टेस्टी पिज्जा बनाता है। घर पे बड़ी तारीफ होती है जब वो पिज्जा बनाता है। एक दिन सुमित सोचता है कि क्यों ना एक छोटा सा दुकान खोला जाए जहां पे वो पिज्जा बना के लोगों को बेचे, और एक पिज्जा का प्राइस वो 50 रुपए डिसाइड करता है। ये 50 रुपए का पिज्जा उसका काफी बिकना शुरू हो जाता है। अब जब ज्यादा लोग आने लगे तो उसका ज्यादा प्रॉफिट होने लगा। फिर उसको लगता है क्यों ना इस रेस्टोरेंट को थोड़ा एक्सपैंड किया जाए, थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और सुंदर बनाया जाए ताकि और लोग अट्रैक्ट हो। पर रेस्टोरेंट को एक्सपैंड करने के लिए उसको पैसे चाहिए थी। जो प्रॉफिट उसको एक पिज्जा बिकने से मिलता है, उसको अगर सेव करके सुमित एक्सपैंड करेगा तो उसको सालों लग जाएंगे, क्योंकि उस प्रॉफिट से उसको अपना घर भी चलाना होता है। तो अब वो क्या करता है, वो अपने 3 दोस्तों को बताता है ये चीज, और उनसे कुछ पैसा लेता है अपने पिज्जा बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। उनको सुमित ये बोलता है कि आप पैसे इन्वेस्ट करो मेरी दुकान पे, और महीने के एंड में जितना भी प्रॉफिट होगा हम इक्वली डिवाइड कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे सुमित अपने 3 दोस्तों को उस रेस्टोरेंट में पार्टनर बना लेता है। अब सुमित और उसके 3 दोस्त मिलके, मतलब 4 लोग मिलके उस रेस्टोरेंट को बड़ा बनाने वाले होते हैं। देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिए, जब भी एक कंपनी में एक से ज्यादा ओनर होते हैं तो वो कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाता है। मतलब यहाँ पे जो सुमित का रेस्टोरेंट था वो अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गया, क्योंकि उसमें और 3 लोग ऐड हो गए हैं। उसमें टोटल 4 ओनर अभी हो गए हैं, तो इसीलिए उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया जाता है। अब क्या होता है, उनका पिज्जा रेस्टोरेंट दबा के मुनाफा कमा रही है, भर भर के पिज्जा सेल हो रहे हैं। अब जब इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है उनका स्टोर, इतने ज्यादा पिज्जा बिक रहे हैं, इतने प्रॉफिट हो रहा है, सुमित और उसके 3 दोस्तों को ये लगा क्यों ना इस बिजनेस को थोड़ा और एक्सपैंड किया जाए, क्यों ना नए 4-5 स्टोर्स खोले जाएं जो कि पूरा शहर के कस्टमर्स को टारगेट कर सके। मतलब यहाँ पे बात तो सही है, जितना ज्यादा बिकेगा उतना ज्यादा मुनाफा होगा, तो इसीलिए एक्सपेंशन तो जरूरी है। पर फिर से यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम था वो था पैसा। उनके पास इतना ज्यादा पैसे नहीं थे कि वो और नए 5 रेस्टोरेंट्स खोल सके। तो यहाँ पे ये 4 लोग क्या करते हैं, अपने फंडिंग के लिए वो अलग अलग इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं। वो लोग एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, वेंचर कैपिटल फर्म्स के पास जाते हैं। आप लोग देखे होंगे ना शार्क टैंक में क्या होता है वहां पे, जहां पे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं और अपना बिजनेस मॉडल को प्रेजेंट करते हैं, और अगर वहां पे बैठे शार्क्स या फिर इन्वेस्टर्स को अच्छा लगा उनका बिजनेस मॉडल तो वो इन्वेस्ट करते हैं। अब लकीली उन चारों को एक एंजल इन्वेस्टर मिल जाता है जो कि उनके पिज्जा बिजनेस में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होता है। तो बहुत बढ़िया बात है। तो यहां पे अगर एंजल इन्वेस्टर 1 करोड़ रुपए देता है तो बदले में कुछ तो लेगा। जी हाँ, एंजल इन्वेस्टर शेयर्स लेगा।
तो यहाँ पे सुमित और उसके 3 दोस्त 1 करोड़ के बदले में अपने पिज्जा कंपनी का 10% शेयर देते हैं एंजल इन्वेस्टर को। मतलब समझ रहे हो ना आप? तो पहले सुमित ओनर था अकेला उस कंपनी का, मतलब 100% शेयर वो ओन करता था। फिर उसने 3 और पार्टनर बनाए, तो टोटल 4 लोग हो गए, मतलब ईच का शेयर 25% हो गया। ठीक है, अब उसी से 10% का शेयर एंजल इन्वेस्टर को देते हैं 1 करोड़ के बदले में। तो अभी आप कैलकुलेट कीजिए कि उनका पिज्जा बिजनेस का वैल्यूएशन कितना हुआ। 10% शेयर के लिए उनको 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला, मतलब 100% के लिए उनका वैल्यूएशन कितना होगा? 10 करोड़। 10% में उनको 1 करोड़ मिला, तो 100% में उनको क्या होगा? 10 करोड़ मिलेगा। तो उनका पिज्जा कंपनी का जो वैल्यूएशन हो गया वो 10 करोड़ हो गया। तो अब सुमित और उसके 3 पार्टनर और एंजल इन्वेस्टर ये सब लोग मिलके 5 नए ब्रांचेस खोल दिए। अब सारे रेस्टोरेंट्स में भरपूर सेल हो रहा है। अब जब उनका पिज्जा इतना ज्यादा पसंद आ रहा है लोगों को, तो उनको लगा क्यों ना इस पिज्जा बिजनेस को पूरा इंडिया में एक्सपैंड किया जाए। और वो 4 दोस्त ये डिसाइड करते हैं कि कम से कम 100 ब्रांचेस खोलना चाहिए। कोई गलत बात नहीं है। अब जब पिज्जा का डिमांड इतना बढ़ रहा है, प्रॉफिट्स इतने ज्यादा हो रहे हैं, तो पूरे इंडिया में एक्सपैंड करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब 100 ब्रांचेस ओपन करने के लिए उनके पास या फिर उनके एंजल इन्वेस्टर के पास तो इतने पैसे थे नहीं, तो कैसे मैनेज करेंगे वो लोग इतना बड़ा एक्सपेंशन? तो अभी ये सब क्या करते हैं, ये लोग डिसाइड करते हैं कि इनके कंपनी को पब्लिक किया जाए। मतलब इनका जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था, इसको पब्लिक किया जाए। इसका मतलब ये है उनके रेस्टोरेंट कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए 100 नए और ब्रांचेस खोलने के लिए पब्लिक से पैसा लिया जाए। पर यहां पे भी दिक्कत है, क्योंकि एज पर रेगुलेशन कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक से तब तक पैसा नहीं ले सकती है जब तक वो कंपनी पब्लिक ना बन जाए। अब इनके पिज्जा कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक बनाने के लिए बहुत सारे नॉर्म्स या फॉर्मेलिटीज होते हैं जो कि ये लोग सारे पूरे करते हैं, और इनका पिज्जा कंपनी प्राइवेट से पब्लिक बन जाती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनका जो पिज्जा रेस्टोरेंट है वो अभी शेयर मार्केट पे लिस्ट होने वाला है। तो सिमिलरली पब्लिक अगर पैसा देगी आपको, तो रिटेल में पब्लिक को क्या मिलेगा? जी हाँ, पब्लिक को कंपनी का शेयर्स मिलेगा। मतलब समझ रहे हो ना आप? पब्लिक पैसा इन्वेस्ट करेगी उनके पिज्जा रेस्टोरेंट में और बदले में उस कंपनी का शेयर्स लेगी। तो यहां पे ध्यान देना दोस्तों, एक कंपनी का जितने भी पब्लिक शेयर्स होते हैं, हर एक पब्लिक शेयर का वैल्यू इक्वल होता है। तो अभी इनके पिज्जा कंपनी का वैल्यूएशन 10 करोड़ रुपए है। हमने अभी कैलकुलेट किया था ना इनका पिज्जा कंपनी का वैल्यूएशन। तो यहां पे सुमित चाहे 1 रुपए का 10 करोड़ पब्लिक शेयर बना सकता है, या फिर 10 रुपए का 1 करोड़ पब्लिक शेयर भी बना सकता है। कितना शेयर कंपनी को बनाना चाहिए उसका कोई लिमिट नहीं है, ये पूरा कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अभी जब 4 पार्टनर्स और उनके एंजल इन्वेस्टर्स फर्स्ट टाइम अपने पिज्जा कंपनी के शेयर्स पब्लिक को देते हैं, तो इसको आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, मतलब कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम अगर उसका शेयर पब्लिक को देती है तो उसको आईपीओ बोलते हैं। जैसे अभी जोमैटो और एलआईसी का आईपीओ आया था ना। अभी आईपीओ तो समझ में आ गया, लेकिन इसको लॉन्च कैसे करना है? देखिए, आईपीओ को लॉन्च करने के लिए या फिर उनके पिज्जा कंपनी का शेयर्स फर्स्ट टाइम पब्लिक को देने के लिए उनको अपने पिज्जा रेस्टोरेंट को एक्सचेंज पे लिस्ट करना होगा। ये एक्सचेंजेस इंडिया में हमारे पास 2 एक्सचेंज है, एक है बीएससी और दूसरा है एनएससी। मैं अभी आगे बताऊंगा आपको कि ये 2 एक्सचेंजेस का काम क्या होता है। तो जब उनके पिज्जा कंपनी एनएससी या फिर बीएससी या फिर दोनों में लिस्ट हो जाती है, तो तब पब्लिक उनके शेयर्स, उनकी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकती है या फिर बेच सकती है। अब जब फर्स्ट टाइम पब्लिक इस कंपनी के शेयर्स को खरीदती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको आईपीओ बोलते हैं। इसका मतलब आईपीओ के थ्रू ये रेस्टोरेंट का शेयर्स पब्लिक के पास आ जाती है। मान लो कुछ महीने बाद पब्लिक अगर इस शेयर्स को बेचना चाहेगी, तो कहां बेचेगी? मतलब किसको बेचेगी पब्लिक? और पब्लिक को कैसे पता लगेगा कि कौन इसके शेयर्स को खरीदना चाहता है? तो इसका आंसर ये है कि जितने भी शेयर्स बाय या फिर सेल होते हैं, ये सब एक्सचेंजेस पे होते हैं, यानी कि ये सारे बीएससी या फिर एनएससी में होते हैं। एक्सचेंज एक ऐसी जगह है दोस्तों जहां पे बायर्स और सेलर्स दोनों मिलते हैं। पर क्या पब्लिक को एक्सचेंज पे जाना पड़ेगा अपने शेयर्स को बेचने के लिए? नहीं, क्योंकि हम और आप लोग रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। हमें स्टॉक्स खरीदने या फिर बेचने के लिए ब्रोकर्स की जरूरत होती है। तो ब्रोकर वो होता है दोस्तों जो थोड़ा बहुत कमीशन लेके हमारे बाय या फिर सेल ऑर्डर को एक्सचेंजेस पे एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे ब्रोकर्स चाहे आपका बैंक भी हो सकता है या फिर कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म भी हो सकती है। अब इंडिया के अंदर जो 2 एक्सचेंजेस हैं, बीएससी और एनएससी, इन दोनों में कोई गलत काम ना हो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सेबी का। मतलब समझ रहे हो ना आप ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या हो रही है। चलिए, ये तो हो गया शेयर बाजार क्या होती है। अभी जानते हैं
कि शेयर बाजार में निवेश करने के लिए लोग इतने डरते क्यों हैं, क्यों इसका नाम इतना खराब है। देखिए, ये बेसिकली ना लोगों का माइंडसेट का प्रॉब्लम है। लोग बेसिकली क्या करते हैं ना, कुछ शेयर्स खरीदते हैं और उसको रोज देखते रहते हैं कि क्यों इसका प्राइस नहीं बढ़ रहा है, क्यों इसका प्राइस नहीं बढ़ रहा है। उनको ये लगता है कि शेयर्स का प्राइस रोज बढ़ना चाहिए और वो 2-4 महीने में उसको बेच के अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। मतलब थोड़ा सोचिए, जब भी आप किसी प्रॉपर्टी या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो क्या उसका प्राइस रोज बढ़ती है? क्या उसको बस आप 2-4 महीने के लिए रखते हो फिर बेच देते हो? ऐसा कोई नहीं करता है, राइट? आप उसको 4-6 साल का टाइम देते हो ना। फिर शेयर्स को क्यों नहीं? किसी कंपनी का अगर आप शेयर्स खरीदते हो, उस कंपनी का जितना प्रॉफिट होगा आपका शेयर्स का वैल्यू उतना ही बढ़ेगा। मतलब समझ रहे हो ना आप लोग? किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, उस कंपनी का प्रॉफिट जितना होगा आपका शेयर्स का वैल्यू उतने ही बढ़ेंगे। अब कुछ लोग आपको ये बोलेंगे कि बहुत कम टाइम में उन्होंने पैसा डबल कर लिए, तो आप ये जान लो कि वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो लोग ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में दोनों में फर्क है। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट का मतलब है आप पैसे लगाए स्टॉक मार्केट में और उसको कुछ टाइम तक रहने दिए वहां पे। और ट्रेडिंग क्या होती है, आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाते हो। मतलब आप किसी कंपनी में पहले निवेश कर लिए, फिर वहां से पैसे निकाल के कहीं और डाल दिए, फिर वहां से पैसे निकाल के कहीं और कंपनी में इन्वेस्ट कर लिए, तो ये होता है ट्रेडिंग। इनफैक्ट ट्रेडिंग खुद में एक जॉब है और कुछ लोग इस ट्रेडिंग को जुआ भी बोलते हैं, और ये लोग गलत भी नहीं है। मतलब शेयर मार्केट जुआ उन लोगों के लिए होता है जिनके पास इस मार्केट का नॉलेज नहीं होती है। आप ये समझिए ना, बैंक्स आपको लोन देते हैं, उनके पास इतना ज्यादा पैसा होता है, तो कहां लगाते हैं ये सारा पैसा? शेयर मार्केट में। आपको फिक्स डिपॉजिट पे कुछ 6% का रिटर्न मिलता है, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, तो कहां लगते हैं ये सारे पैसा? आप इंश्योरेंस लेते हो, प्रीमियम भरते हो हर साल, आपको ये बोला जाता है कि इतने साल तक प्रीमियम भरो, आपका पैसा डबल या फिर ट्रिपल हो जाएगा। तो कहां से देते हैं ये सारे डबल या ट्रिपल? तो आंसर इज शेयर मार्केट। तो ये जुआ कैसे हो सकता है? मतलब समझ रहे हो ना आप बात को? देखिए, आप चाहे ट्रेड करो या फिर इन्वेस्ट, आपको हमेशा कंपनी का फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स देख के ही शेयर्स लेना चाहिए। तो यहां पे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो तो एटलीस्ट 4 से 6 साल का टाइम दीजिए उस कंपनी को ग्रो होने के लिए। थोड़ा सोचिए ना, अगर इतना तेजी से ग्रो होता कोई भी कंपनी, तो आज रिलायंस और टाटा का शेयर्स लाखों में होते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 4 से 6 साल का टाइम देते हो तो आप कम से कम 18 से 20% तक का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप सही कंपनी में निवेश करते हो। तो उससे ज्यादा मिला तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 18 से 20% का रिटर्न कोई छोटी अमाउंट नहीं है। आजकल बैंक का जितना एफडी रेट चल रहा है, शायद 5.5 to 6%, उससे 4 गुना रिटर्न देगी आपको शेयर बाजार। मतलब समझ रहे हो ना आप मान लो कोलगेट के शेयर्स खरीदते हो, या फिर आप आईटीसी में इन्वेस्ट करते हो, या फिर आप रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एमआरएफ, हिंदुस्तान यूनिलीवर या फिर टाटा में इन्वेस्ट करते हो। आपको क्या लगता है कि ये सारे कंपनीज बंद हो जाएगी? द आंसर इज नो। इनका बिजनेस ऐसे ही चलता रहेगा और टाइम के साथ साथ ये लोग प्रॉफिट ऐसे ही देते रहेंगे। और हाँ, गलती से कोई भी पेनी स्टॉक्स में ये सोच के इन्वेस्ट मत कर लेना कि आज इस शेयर का प्राइस 4 रुपए है, 1-2 महीने बाद अगर इस शेयर का प्राइस 6 रुपए भी हो जाती है तो मुझे 50% का प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वो शेयर उस लायक ही नहीं है। अगर होता तो ये पहले ही बढ़ जाता। बाकी मैं आपको 100% रेकमेंड करूंगा कि आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कीजिए, अपने रिसर्च के बिना मत कीजिए। उम्मीद करता हूं आपको स्टॉक मार्केट का बेसिक समझ में आज आ गया होगा। जो पूरा एग्जाम्पल लेके सुमित वाला आपको समझाया, आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो कैसा लगा आपको ये कॉन्वर्सेशन, आप कमेंट्स में जरूर बताना। आगे ऐसी और वीडियोस आते रहेंगे, लेकिन अगर आपको किसी स्पेसिफिक फाइनेंशियल टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला है तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी और फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। जय हिंद।